हेलो गाइस, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12th के इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इसको कवर करेंगे। बिल्कुल इसकी पूरी एनसीईआरटी निचोड़ कर रख देंगे आपको, फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। क्या करना आपको, बहुत ध्यान से पूरी वीडियो देख लेनी है। आपको आपकी पूरी एनसीईआरटी ऐसे चुटकियों में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आपको भी मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आनी है तो मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिएगा। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। बस आपको यही काम करना है। अब पूरे ध्यान से शांत वातावरण में बैठ जाइए और चलो फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कैसा नेशन, किसका नेशन? तो हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया था, हमारे देश को आज़ादी मिल गई थी। तो अब उसके बाद भाई वो साथ के साथ पार्टीशन भी तो हुआ था। अकेला हमारा देश आज़ाद थोड़ी हुआ था, उसमें क्या हुआ, पाकिस्तान भी तो बन गया, तो पार्टीशन भी तो हो गया। तो अब पार्टीशन होने के बाद हमारा जो अखंड भारत था वो टूट गया। अब उसको फिर से क्या बनाना है, राष्ट्र बनाना है, नेशन बिल्डिंग करनी है उसकी। तो फिर क्या डिफ़िकल्टी फेस की हमने, क्या कुछ हुआ, तो वो सारा चैप्टर हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। आपके सारे इशू, आपकी सारी प्रॉब्लम, जो भी क्वेश्चन आपके माइंड पे रेज हो रहे हैं, सभी के आंसर इसी में मिलेंगे। बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। तो 14-15 अगस्त की आधी रात को क्या हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई, इंडिया आज़ाद हो गया। और हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने क्या दिया, एक स्पेशल सेशन रखा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस रात को। और फेमस अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। कब दी थी? 14-15 अगस्त की मिडनाइट को। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो ये ऐसा मोमेंट था, भारतवासी बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब फाइनली भारत को आज़ादी मिल गई थी। तो बहुत सारे मुद्दे थे, बहुत सारी बातें लोग लेके आ रहे थे, लेकिन टू गोल्स थे जिन पर सभी की सेम राय थी। एक जैसा सोच रहे थे सभी कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपनी कंट्री कैसे चलाएंगे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से चलाएंगे, डेमोक्रेसी लेके आएंगे अपने देश में। ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए बनाई गई हो और लोगों से ही वो सरकार चलती हो। तो ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें क्या होगा, लोगों के पास अधिकार होंगे। सेकंड था, द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो जो गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम करेगी? सबके वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए काम करेगी। और स्पेशली उनके लिए जो गरीब हैं, जिनको एडवांटेज नहीं मिल पा रही, तो उनकी तरफ भी वो ध्यान देगी, मीन्स पॉवर्टी एलिविएशन करेगी। तो अब ये सारी ही गोल्स प्रैक्टिस में भी लेके आने थे, लेकिन ये सारे इजी नहीं था क्योंकि इंडिया इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आज़ाद हुआ है। तो क्या बताएं, इतने ज़्यादा दंगे, इतना ज़्यादा वॉयलेंस हुआ है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो देखो उस टाइम पर लोग थे, उन्होंने क्या फेस किया था, क्या सफ़र किया था। हमारी रूह काँप जाती है अगर हम सुनते भी हैं तो उसको। तो ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंडिया आज़ाद हुआ था और साथ के साथ पार्टीशन भी हो गया था। तो ये जो 1947 का ईयर है, बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड वॉयलेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, ट्रोमा का ईयर है। तो इसमें अब इस सिचुएशन में इंडिया को क्या करना था? अब इंडिया में डेमोक्रेसी लेके आनी थी, राइट्स लेने थे लोगों को, तो बहुत मुश्किल होने वाला था। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे आगे 3 चैलेंज आ गए थे। कौन कौन से चैलेंज थे? फर्स्ट है, द इमीडिएट चैलेंज वाज टू शेप अ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। अब तक अखंड भारत बोलते थे, अब उसकी टुकड़े हो गए हैं, वो क्या हो गया है, उसका पार्टीशन हो गया। तो अब उसको हमें यूनाइट करना है, उसको हमें इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले एक नेशन बनाना है, जो ये भी मुश्किल था क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी से ही हमारा देश जाना जाता है। सारे कल्चर हैं हमारे देश में, बहुत सारी लैंग्वेज है, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, कोई डिफरेंट कल्चर को फॉलो करता है, कोई रिलीजन फॉलो करता है। तो ना ही हमारे देश का कोई एक धर्म है, ना ही हमारे देश की कोई एक भाषा है, और ना ही हमारे देश का कोई क्या है, कल्चर है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इतनी सारी डाइवर्सिटी में इकट्ठा रह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो सभी क्या बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी तो भूल जाओ, ऐसी कंट्री में टिक ही नहीं पाएगी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी वाली कंट्री में लोग दंगे फसाएंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो यहाँ कोई राइट वाइट कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप प्लेस में जाओगे, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह आपको अलग अलग ट्रेडिशन मिलेगा, तो यहाँ नहीं टिकने वाली। तो फर्स्ट चैलेंज था कैसे यूनिफाइड करेंगे कंट्री को और इन सारे
चैलेंजेस को फेस करके कैसे एक राष्ट्र बनाएंगे। तो ये फर्स्ट चैलेंज था। सेकंड था एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, पहले 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो लोगों को दिए गए हैं, और सिटीज़न को वोट डालने का अधिकार है। तो ये सारे राइट भी देने हैं भाई। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडोप्ट किया है, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चुनाव लड़ेंगे, जनता उनको वोट डालेगी और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। तो इतनी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में क्या ये इजी रहेगा ये सारी चीज़ों को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को एंश्योर करना, क्या हो पाएगा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में। अब चैलेंज क्या था, डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी है किसके अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। बस हमने सोच लिया, हमारा गोल हो गया, यहाँ तक सफिशिएंट नहीं है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, ये इतना सफिशिएंट नहीं है। अब इसको प्रैक्टिस में भी लेके आना है, अब इसको फॉलो भी कराना है। तो ये मेन चैलेंज है। ओके, थर्ड चैलेंज है एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन। अब थर्ड चैलेंज है सबकी डेवलपमेंट, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है इसके लिए हम काम करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, इसकी डेवलपमेंट करेंगे, ऐसा नहीं, सबको साथ लेके सबका विकास करना। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी। इफ़ेक्टिव पॉलिसी, अब रियल चैलेंज था कि ऐसी इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लेके आए जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, हम पिछड़ गए थे इकोनॉमिक, ये अंग्रेज हमसे सब कुछ लूट ले गए थे। तो पैसा वैसा इकोनॉमी हमारी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी और पॉवर्टी में आ गए थे। तो अब पॉवर्टी को भी कम करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है, तो इसके लिए क्या इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ चाहिए। अब बात थी इंडिपेंडेंट इंडिया कैसे इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये हम आगे देखेंगे। ये इंटायर बुक ही इस पर है कि कैसे आगे कौन कौन से चैलेंज फेस की और फिर भी इंडिया ने ग्रोथ की, वो एक और आगे बढ़ा। तो वो देखते हैं। तो पार्टीशन, अब पार्टीशन के बारे में देखेंगे। क्या था पार्टीशन, इतनी ज़्यादा वॉयलेंस, इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, लोग एक जगह से उधर भाग रहे, तो क्या था ये। तो 14-15 अगस्त को 1947 को एक ही नहीं 2 नेशन स्टेट्स बने। कौन कौन से, इंडिया और पाकिस्तान। ये पार्टीशन का रिज़ल्ट था। टू नेशन थ्योरी कौन लेके आई थी, मुस्लिम लीग लेके आई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा। जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उनको हाईलाइट करना बिल्कुल नहीं भूलना, वरना बाद में पछताओगे। तो मुस्लिम लीग लेके आई थी। तो मुस्लिम लीग लेके आई थी, तो क्या है ये 2 नेशन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिया में एक ही नहीं 2 पीपल हैं। कौन कौन से, हिंदूज़ और मुस्लिम। यानी भारत में क्या है, केवल हिंदूज़ नहीं हैं, साथ में मुस्लिम्स भी हैं। तो इसलिए डिमांड करती है पाकिस्तान की ए सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स, की इन मुस्लिम्स की अलग कंट्री बनाओ। ऐसे तो तुम इनको डोमिनेट करते रहोगे, इनको कोई राइट नहीं दोगे और अपनी ही मनमानी करते रहोगे। तो मुस्लिम लीग क्या बोलती है, नहीं, इन मुस्लिम की भी अलग अलग कंट्री बनाओ, हम अपना राज खुद करेंगे। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड डिमांड फॉर पाकिस्तान। तो कांग्रेस इसको अपोज करती है, नहीं भैया ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। बट सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन 1940s, द पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड द ब्रिटिश रूल लेड टू द डिसीजन फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब तीनों के बीच में क्या हो गया, युद्ध चल गया, कंपटीशन चल गया कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश का तो रोल है ही महत्वपूर्ण। तो इन सारों के कंपटीशन से बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, पाकिस्तान बन जाता है। ये टॉपिक बता दे रही हूँ, 6 मार्क्स में डेफिनेटली आएगा। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से कान खुले रखो और बिल्कुल इसको बिल्कुल जैसे आपके दादा परदादा बोलते थे, घोट के पी लो इसको बिल्कुल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन का प्रोसेस क्या था। अब पार्टीशन हो रहा था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम्स हमने फेस की। What was till then known as India would be divided into 2 countries, India and Pakistan। तो ये डिवीज़न है वो पेनफुल ही नहीं थी बट डिफ़िकल्ट भी थी, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे हम। तो ये डिसाइड किया गया था कि हम रिलीजियस मेजॉरिटीज़ का प्रिंसिपल हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि जिस एरिया में मुसलमान ज़्यादा हैं तो वो क्या बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। और जिस एरिया में क्या है,
हिंदूज़ ज़्यादा हैं तो वो भारत ही रहेगा। तो ये रिलीजियस मेजॉरिटी का प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था, लेकिन ये जितना बोलने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था डिसाइड करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फेस किया, कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजॉरिटी की। इसका मतलब क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक एरिया पे उनकी मेजॉरिटी नहीं हो रही थी, बल्कि दो प्लेसेस थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में आ रहे थे। एक तो क्या, एक ईस्ट में है जो बांग्लादेश है, तो वो क्या बना था, वो ईस्ट पाकिस्तान बना था, और एक जो प्रेजेंटली पाकिस्तान ही है। तो ये दो प्लेस थे जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। दोनों पार्ट को ज्वाइन कैसे करें, बीच में भारत आ गया, तो इनको मिलाना इम्पॉसिबल था। तो ये भी मेजर प्रॉब्लम थी, क्योंकि दोनों को मिलाकर एक देश तो बनाया ही नहीं जा सकता। एक बिल्कुल ईस्ट में है, एक बिल्कुल वेस्ट में है, तो ये आसपास तो थे ही नहीं। अब सेकेंडली प्रॉब्लम थी, नॉट ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वांटेड टू बी इन पाकिस्तान। अब दूसरी प्रॉब्लम, भाई मुसलमान ही नहीं जाना चाहते पाकिस्तान में, वो ही नहीं जाना चाहते, तो ये प्रॉब्लम थी। खान अब्दुल गफ्फर खान, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ये क्या, अनडिस्प्यूटेड लीडर था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का, और इसको क्या बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी। याद रखना, फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। ये भी अपोज करता है टू नेशन थ्योरी को, ये भी चाहता था कि पाकिस्तान नहीं बने। इवेंचुअली हिज वॉइस वॉज सिंपली इग्नोर्ड एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वॉज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो दबा दी गई और पाकिस्तान बन जाता है। अब थर्ड मेजर प्रॉब्लम है, टू ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब तीसरी प्रॉब्लम क्या आ गई, क्या थी, पंजाब और बंगाल। अब पंजाब और बंगाल का भी क्या होता है, विभाजन होता है। कैसे होता है, हैड वेरी लार्ज एरियाज फिर द नॉन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। अब पंजाब और बंगाल जो प्रोविंसेस थी भारत की, अब उसमें भी मुस्लिम्स मेजॉरिटी में मिल जाती हैं। अब क्या करें भैया, अब इनकी डिवीज़न कैसे करें। इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड दैट दीज टू प्रोविंसेस वुड बी बाइफरकेटेड अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस मेजॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट और उससे भी निचले लेवल तक जितना बाइफरकेट किया जा सकता हो, जितना इनको डिवाइड किया जा सकता हो, तो वो करेंगे। तो इनका भी डिवीज़न हुआ। दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त। It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. मतलब आज़ाद हो गया था, 15 अगस्त आ गया था, लेकिन तब तक डिसाइड ही नहीं किया गया था कौन सा एरिया भारत है, कौन सा एरिया पाकिस्तान है। लोगों को पता ही नहीं हम कहाँ बैठे हैं, हम भारत में बैठे हैं या पाकिस्तान में बैठे। तो इस डिवीज़न ने क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रोमा ला दिया लोगों के दिमाग पर, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, गहरा असर पड़ा। तो फोर्थ और मोस्ट इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम है पार्टीशन की, प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स। अब भैया, अब और प्रॉब्लम क्या आ गई, अब ये तो डिसाइड कर लिया कि जिस एरिया में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं वो पाकिस्तान बन जाएगा, जिसमें हिंदूज़ ज़्यादा हैं वो भारत ही रहेगा। लेकिन अब जिस एरिया में मुसलमान ज़्यादा हैं तो वहाँ पर माइनॉरिटी भी तो होंगी, कोई सिख भी होगा, कोई हिंदू भी होगा, कोई बुद्धिस्ट भी होगा, कोई जैन भी होगा, तो ऐसे माइनॉरिटीज़ भी तो वहाँ मिलेंगी। तो उनका क्या रहेगा, उनका क्या करना है। तो ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी। लैक्स ऑफ हिंदूज़ एंड सिख्स इन द एरियाज दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड एन इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स ऑन द इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल हैड टू फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड। तब जो लाखों हिंदूज़ थे, सिख्स थे, तो वो पाकिस्तान में थे, और बहुत सारे क्या है मुस्लिम्स थे वो पंजाब और बंगाल में थे। तो वो क्या है, एक जाल में फंस गए, ट्रैप हो गए। दे वर टू बी डिस्कवर दैट दे वर अनडिज़ायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम। अपने ही होम में, अपने ही घर में वो स्ट्रेंजर फील कर रहे थे, एलियन लग रहे थे उसी धरती पर जहाँ से उनके पूर्वज रह रहे थे। एज सून एज इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशनड, द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड बिकेम easy targets of attack. No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plans for handling this. तो अब जैसे ही पता लगा कि ये पाकिस्तान बन गया, ये भारत बन गया, अब माइनॉरिटी क्या है, मुश्किल में पड़ गई। इतनी ज़्यादा किलिंग हुई उनको, अगर वो बॉर्डर पार करती तो उनको मारा जा रहा था, इतनी ज़्यादा दंगे वॉयलेंस हो रहा था। अब इसी को हम आगे रीड करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में, कि पार्टीशन का क्या परिणाम रहा। तो ईयर 1940 there were killings and atrocities on both sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. धर्म के नाम पर
किलिंग हो रही थी धर्म के नाम पर कि ये हिंदू है तो इसको मार डालो, ये मुस्लिम है तो इसको मार डालो। इतनी ज़्यादा भाई हड़कंप मच गई थी, इतनी ज़्यादा किलिंग और मारकाट हो रही थी कि आप रूह काँप जाती है ऐसा सुनकर। तो वो देखो उस टाइम पर उन्होंने कैसे सफ़र किया होगा, कैसे एक्सपीरियंस किया होगा। हमारे तो सुनने से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितना भयानक ये पार्टीशन रहा होगा। ये देखो कैसे ट्रेन में लोग कैसे भर भर के कैसे जा रहे हैं, ये रिफ्यूजीज़ की भरी हुई हैं जो दूसरे बॉर्डर पर जा रहे हैं। अब अमृतसर और कोलकाता ये भी डिवाइड हो गए कम्युनल जोन्स में। धर्म के नाम पर क्या होने लगे, दंगे होने लगे। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्ड। सिमिलरली द हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम एरियाज ऑफ मुस्लिम्स प्रीडोमिनेंस। अब मुस्लिम्स उस एरिया में नहीं जाते थे जहाँ पर हिंदू और सिख रहते हैं। अब हिंदूज और सिख भी वहाँ नहीं जाते थे जहाँ मुस्लिम्स रहते हैं। तो ये डिवाइड हो गए कम्युनल जोन्स में। फोर्स टू अबंडन देयर होम्स एंड मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमन सफरिंग। तो लोगों को फोर्स किया गया, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े और बॉर्डर के उस पार जाना पड़ा। माइनॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लैड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर्ड टेम्परेरी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। बॉर्डर के दोनों ही तरफ जो माइनॉरिटीज़ थी उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े और कहाँ पर शेल्टर लेना पड़ा, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे वो। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन व्हाट वाज स्टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। ना ही कोई शासन, ना ही कोई पुलिस, कोई उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। दे ट्रेवल टू द अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट ऑफ रिमेन्स ऑफन बाय फुट। अब वो दूसरी साइड बॉर्डर पे, अब वो दूसरी साइड कैसे अपने पैरों से ही चल के गए, कोई किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। Even during this journey, they were often attacked, killed, or raped. Thousands of women were abducted on both sides of the border. They were made to convert to the religion of the abductor and were forced into marriage. अब ये माइनॉरिटीज़ थी तो जैसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, वे बॉर्डर के उस पार जा रही थी तो उनको मारा जाने लगा, उन पर हमले किए जाने लगे, महिलाओं के रेप होने लगे। तो इतनी हद तक वायलेंस बढ़ गया था कि क्या बताएं। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन हैं, उनको कब्जा लिया गया, उनको किडनैप कर लिया गया और उनका रिलीजन चेंज कराने लगे लोग, उनका रेप करने लगे। तो इस हद तक ये फैल गया कि इतने केसेस आए कि वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेम्बर्स ऑफ टू प्रिजर्व द फैमिली ओनर। अब फैमिली मेम्बर क्या करते, अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपनी घर की महिलाओं को खुद ही मारने लगे ताकि कोई और उन पर हाथ ना डाले। चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दोज हु डिड मैनेज टू अक्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम। अब कोई बॉर्डर पार भी कर लेता तो अब वो देख रहे थे उनके पास कोई घर नहीं है। फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन्ट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स। अब उनको रिफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ रहा था तो उनके लिए कंट्री की फ्रीडम क्या थी, रिफ्यूजी कैंप्स। सालों से वो कहाँ रहे, रिफ्यूजी कैंप्स में रहे। राइटर्स, पोइट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड द रूथलेसनेस ऑफ द किलिंग्स एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स। राइटर्स से पोइट्स थे, जो फिल्म बनाने वाले थे, डायरेक्टर थे, तो उन्होंने इस वायलेंस को, इन किलिंग्स को, इन सफरिंग्स को, इन डिस्प्लेसमेंट को किसमें, अपनी स्टोरीज़ में, अपनी पोएम्स में, अपनी फिल्म्स में दर्शाया ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी जान पाए कि कितनी मुश्किलों का सामना हमारे पूर्वजों ने किया था। इतना आसान नहीं था भारत का और पाकिस्तान का पार्टीशन, और अब पाकिस्तान फिर से हम पर हमला कर रहा है। ये बहुत ही दर्दनीय, दुख की बात है। While recounting the trauma of partition, they have often used the phrase that the survivors themselves used to describe partition and division of hearts. तो ये क्या है, दिलों की डिवीज़न है। ये केवल भारत और पाकिस्तान की डिवीज़न नहीं है, ये तो क्या है, दिलों का बंटवारा है। तो ये फ्रेज़ भी दी जाने लगी। The partition was not merely a division of properties, liabilities and assets or a political division of the country and the administrative apparatus, but और क्या क्या डिवाइड किया गया, फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइड की गई, चीज़ें जैसे टेबल्स हुई, चेयर्स हुई, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स, ये सारी ही चीज़ें भी डिवाइड की गई। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हुए, पे एम्प्लॉय हुए गवर्नमेंट के, रेलवेज हुई, ये सारी ही चीज़ों का बंटवारा किया गया। Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. अब जो कम्युनिटी क्या है, एक पड़ोसी की तरह इकट्ठी रहती थी, अब उनका डिवीज़न हो गया। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द पार्टीशन फोर्स्ड अबाउट 80 लाख पीपल टू माइग्रेट अक्रॉस द न्यू बॉर्डर। बिटवीन 5 to 10 लाख पीपल वर किल्ड इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। तो एस्टिमेट लगाया गया कि इस पार्टीशन में क्या है, 80 लाख लोग माइग्रेट किए, दूसरे बॉर्डर पर गए
और उनमें से 5 से 10 लाख लोग इस प्रोसीजर में, इस जर्नी में मारे गए। तो देखो 5-10 लाख कम नहीं होता। अब क्या कंसर्न था, अब एक और डीपर इशू आ गया था। 1951 में जब पॉपुलेशन देखी गई तो उसमें 12% मुस्लिम्स भी थे, यानी उनका अलग देश बनाने के बाद ये मुस्लिम्स बच गए थे जो पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे। सो हाउ वुड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट इट्स मुस्लिम सिटीजन्स एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जैसे सिख हुए, क्रिश्चियन हुए, जैन हुए, बुद्धिस्ट, पारसीज, ज्यूज़। तो अब क्वेश्चन था कि इंडियन गवर्नमेंट इनको कैसे ट्रीट करेगी। हिंदूज, मुस्लिम्स चलो मान लिया ये तो मेजोरिटी है, लेकिन अब भारत में और भी तो धर्म थे, और भी माइनॉरिटीज़ थी, तो इनको कैसे ट्रीट करेगी, तो ये क्वेश्चन था। पहले ही पार्टीशन ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर दिए हैं इन टू कम्युनिटीज़ के बीच में, तो अब ये भी बहुत ज़्यादा गहरा क्वेश्चन था। देर बहुत सारे लीडर नेशनल मूवमेंट के ऐसा मान रहे थे कि इंडिया को कैसा ट्रीट करना चाहिए, सभी रिलीजियंस को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अब थोड़ा महात्मा गांधी के सेक्रीफाइस के बारे में देख ले, ये भी महान नेता रहे हमारे देश के, चलो इनकी तरफ भी गौर कर लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी किसी भी इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। वो कहाँ पर थे? कोलकाता में थे, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर बहुत सारे दंगे हुए हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। वो दुखी थे इस वायलेंस से, इस बहुत ज़्यादा उनका हृदय टूट गया था, क्योंकि उनका क्या था, ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर चल रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो क्या थे, पीस को मानने वाले थे, शांतिपूर्ण वो अपने मूवमेंट करते थे। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि देखो मेरा अहिंसा था, मेरा अहिंसा और सत्याग्रह का प्रिंसिपल था, वो लोग उसको ठुकरा रहे हैं और इतने ज़्यादा दंगे कर रहे हैं। तो गांधी जी उनको हिंदूज मुस्लिम्स को मनाने भी जा रहे थे। कोलकाता में उनके प्रेजेंस ने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को इम्प्रूव भी किया। एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड इन अ स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी विद जॉयस डांसिंग इन द स्ट्रीट्स। तो गांधी की प्रेयर मीटिंग्स थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करने लगी, लेकिन ये बहुत शॉर्ट टाइम तक ही था ये, लेकिन फिर बाद में फिर से ये दंगे होने लगे। तो गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, लंबे फास्ट पर चले जाते हैं पीस लेके आने के लिए, कि शांति नहीं आ जाती तब तक मैं फास्ट पर रहूँगा। अगले महीने गांधी जी दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था। तो वो कंसर्न कर रहे होते हैं, एंश्योर कर रहे होते हैं कि मुस्लिम्स को अलाउ कर देना चाहिए कि भारत में रहे, वो उसी सम्मान से रहे एज ए इक्वल सिटीज़न। और मुस्लिम्स के इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बीच भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे कि इनके रिलेशन ठीक रहे। बहुत ज़्यादा दुखी थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो डिसीज़न लिया था कि ये वो उनको फाइनेंशियली मदद करेंगे, लेकिन बाद में वो ऐसा नहीं करती। तो कोलकाता जैसे ही दिल्ली में भी उनके फास्ट का इफ़ेक्ट पड़ा, बहुत ज़्यादा कम्युनल टेंशन थी, वायलेंस था, वो कम होता गया। दिल्ली के मुस्लिम्स थे और सराउंडिंग एरियाज़ के, वो भी उन्हें भी अपने घरों में सेफली पहुंचाया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू गिव पाकिस्तान इट्स ड्यूज़। तो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट भी एग्री हो जाती है। गांधीज़ के एक्शन सब कोई लाइक नहीं कर रहा था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे बोथ कम्युनिटीज़ के, वो किसे गांधी जी को ब्लेम कर रहे के लिए वो गांधी जी को ब्लेम कर रहे थे। ऐसे लोग जो भारत को हिंदुओं का देश बनाना चाहते, तो जो हिंदू के पक्ष में थे, तो वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक कर रहे थे गांधी जी को कि ये कैसा आदमी है, हमारे देश में ही मुस्लिम को डिग्निटी देना चाहता है, उनको इक्वल सिटीज़न का राइट देना चाहता है, जबकि उनका अलग देश हमने बना दिया है। दे एक्यूज्ड गांधी जी ऑफ एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स एंड पाकिस्तान। तो इसी वजह से क्या 30 जनवरी 1948 में एक एक्सट्रीमिस्ट जिसका नाम है नथुराम विनायक गोडसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आता है हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो वो गांधी जी को उनकी इवनिंग प्रेयर के टाइम पे, जहाँ वो इवनिंग प्रेयर कर रहे थे दिल्ली में, तो 3 गोलियों से उनको फायर कर देते हैं और वो मार देते हैं। तो ये ऐसे ही इस तरह एंड हो गया उनके लॉन्ग स्ट्रगल, किसके लिए, ट्रुथ के लिए, नॉन वायलेंस के लिए, जस्टिस के लिए, टॉलरेंस के लिए। यही हमारे महात्मा गांधी इस देश को छोड़कर चले गए थे, इस संसार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग सिधार गए थे। पार्टीशन का तो पढ़ लिया हमने, क्या डिस्प्लेसमेंट हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुए, क्या कुछ रहा, क्या प्रॉब्लम फेस की, कौन सी चैलेंजेस फेस किए। अब देखते हैं प्रिंसली स्टेट्स का। अब पाकिस्तान हमने बना दिया, चलो भाई जाओ मुस्लिम्स जाओ उसमें। अब हमारे देश के अंदर भी तो देश के अंदर भी तो ठीक करना था, जो बिगड़ गया है सब कुछ। तो प्रिंसली स्टेट्स थी हमारे देश में, 565 टोटल प्रिंसली स्टेट हैं। तो अब क्वेश्चन था इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इनको कैसे साथ में लाया जाए।
अब इनको कैसे साथ में लाया जाए। तो ब्रिटिश इंडिया थी जो वो डिवाइड थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स। तो अब कुछ प्लेसेस थे जहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर कंट्रोल करते थे, कुछ प्लेसेस थे जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थी, यानी कुछ इंटरनल अफेयर्स को वो कंट्रोल करती थी, वरना वो भी किनके अंडर था, ब्रिटिशर्स के अंडर ही था। तो इन प्रिंसली स्टेट्स है 1/3 पार्ट को कवर करती हैं ब्रिटिश इंडिया एम्पायर के। 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल, और इतने भारतीयवासी इनके रूल के अंडर रहते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंट इट वॉज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश डैट विद द एंड ऑफ देयर रूल ओवर इंडिया पैरामाउंट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स वुड ऑल्सो लैप्स। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही, भारत को आज़ादी मिली उसके बाद ही क्या अनाउंस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि जैसे ही वो इस देश को छोड़कर चले जाएंगे तो उनका जो कंट्रोल था, उनकी पावर थी, वो भी गिर जाएगी। अब इसका मतलब है कि जो ये सारे स्टेट्स हैं 565 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी, लीगली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल द स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। अब ये सारे ही खेल क्या है, मेन जड़ तो यही है, ये ब्रिटिशर्स ही हैं। इन्होंने ये ऑप्शन छोड़ा जानबूझ के, ये दंगे कराने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट कराने के लिए कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, ये अपनी मर्ज़ी से भारत में भी रह सकती हैं, पाकिस्तान भी जा सकती हैं, अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंट भी रह सकती हैं। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स। अब ये भी डिसीजन लोग नहीं लेंगे, प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके रूलर लेंगे, इनके राजा लोग लेंगे, आम जनता को तो इतना अधिकार भी नहीं दिया। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। तो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी। अब इसको टैकल कैसे करें, इसको कैसे हम फेस करें। सबसे पहले जो त्रावणकोर के रूलर थे उन्होंने अनाउंस किया कि स्टेट है, जो उसका स्टेट है वो इंडिपेंडेंट रहेगा, आज़ाद रहेगा, वो भारत में या पाकिस्तान में मर्ज नहीं होगा। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये देखो इंडिया पार्टीशन से पहले और पार्टीशन के बाद। तो येलो वाला ये सारा जहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था और ब्लू वाला ये जहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स रूल कर रही थी। तो देखो ये इस साइड ये ईस्ट पाकिस्तान है जो बाद में बांग्लादेश बन जाता है, और ये इधर क्या है, वेस्ट पाकिस्तान है जो बाद में पाकिस्तान बन जाता है। तो ये बहुत दूर दूर थे। अब हैदराबाद का निज़ाम है वो अनाउंस कर देता है, ऐसे ही अनाउंसमेंट कर देता है। अब नवाब ऑफ भोपाल हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन करने से मना कर देते हैं। तो दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स मेन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी दैट इंडिया वुड गेट फर्दर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल कंट्रीज। तो ऐसा देखकर क्या लगने लगा कि इंडिया टुकड़ों में बट जाएगा, छोटी छोटी कंट्रीज़ में इंडिया डिवाइड हो जाएगा अगर ऐसे ही सभी अपनी मांग करते रहे। तो भारत का ही लक्ष्य था सबको इकट्ठा करना, सबको साथ लेके चलना, यूनाइट करना। तो ये खोखला लगने लगा। सेल्फ डिटर्मिनेशन एज वेल एज डेमोक्रेसी इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट्स were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to give democratic rights of their population। अब राजा लोग कैसे रूल करते थे, सारी पावर उनके हाथ में थी, लोगों पर अत्याचार करते थे, लोगों को कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन भारत ने क्या सोचा था, वो डेमोक्रेसी लेके आएंगे। अगर ऐसे ही ये सारे निज़ाम, ये राजा लोग सारे ऐसे डिमांड करते रहे तो कंट्री में डिवाइड हो जाएगा। जो एकता का जो लक्ष्य भारत ने लिया था वो सारा उस पर पानी फिर जाएगा और क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी भी किसमें चेंज हो जाएगी, नॉन डेमोक्रेटिक बन जाएगी। तो अब देखो गवर्नमेंट क्या अप्रोच लेती है। मुस्लिम लीग कांग्रेस को अपोज कर रही थी और क्या माना था कि स्टेट को जैसे वो चाहें ऐसे कर लेने दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लौह पुरुष। तो इनका क्या योगदान रहता है, आइए देखते हैं। He played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union। तो भारत जो ये पूरा राष्ट्र देख रहे हो भारत, तो इम्पोर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण योगदान किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने ही इन निज़ाम से, इन राजा लोग से नेगोशिएट किया, इनसे बातचीत की और इनको अपने देश में मिलाया। जितना इजी लग रहा था उतना टास्क बिल्कुल इजी नहीं था। इट वॉज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये, क्योंकि 26 स्मॉल स्टेट्स तो ओनली ओडिशा में थे, सौराष्ट्र रीजन गुजरात का था, वहाँ पर 14 बिग स्टेट्स थे, 190 स्मॉल स्टेट्स थे और बहुत सारे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी थे। अगर ये सारे ही छोटे छोटे स्टेट हैं, ये सारे डिमांड करने लग जाएँ कि हमें भी नया
कंट्री दो, हमें भी हमारी भी अलग कंट्री बनाओ। तो आप सोच के देखो कितनी कंट्री बन जाएंगी, फिर भारत क्या बचेगा, छोटा सा टुकड़ा एक। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आ जाता है क्वेश्चन। फर्स्टली द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो सबसे फर्स्ट क्या था, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो क्लियरली भारत में इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनोमी टू सम रीजन्स। गवर्नमेंट तैयार थी कुछ ऑटोनोमी, कुछ पावर देने के लिए ऐसे रीजन्स को, ताकि वो अपने थोड़े बहुत अपने अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल कर लें। द इंडिया वॉज टू एकोमोडेट प्लूरलिटी एंड अडोप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन। तो कौन सी अप्रोच ली? फ्लेक्सिबल अप्रोच ली गवर्नमेंट ने। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. अब पाकिस्तान बन गया था, तो अब जो बाउंड्री है वो कहीं ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही बनी थी, तो वो इतनी ज़्यादा क्लियरली विजिबल भी नहीं थी। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन टेरिटरी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बाउंड्री मार्क करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन बाउंड्रीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आगे चलकर हमारे चाइना के साथ होंगे वो। तो बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो तो पीसफुल नेगोशिएशन से ही क्या हो गए, यूनियन हो गए, इंडिया का पार्ट बन गए। उन रूलर्स ने क्या साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जिसका मतलब है दैट देयर स्टेट एग्री टू बिकम अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, कि वो राजी हो गए हैं भारत का पार्ट बनने के लिए। एसेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। इन असली स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट की है, ये इतनी आसानी से मर्ज नहीं हुए भारत में। इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजोल्व आफ्टर प्लेबिसाइट कन्फर्म्ड पीपल्स डिज़ायर टू ज्वाइन इंडिया, यानी लोगों से पूछा गया कि आप भारत को ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं, उसके हिसाब से वोटिंग की गई और जूनागढ़ फाइनली क्या इंडिया का पार्ट बन जाता है। कश्मीर का हम 8th चैप्टर में रीड करेंगे, आगे कश्मीर के बारे में देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं हैदराबाद और मणिपुर के बारे में कि इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट की। तो देख रहे हो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं कि नेगोशिएशन के लिए आए हुए हैं। ये निज़ाम है, हैदराबाद के निज़ाम हैं। तो हैदराबाद बहुत बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, कोई छोटी मोटी नहीं थी। हैदराबाद स्टेट था वो आज का क्या कौन सा पार्ट है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो ये आज का जो पार्ट है ये सारा पहले क्या था, हैदराबाद स्टेट था। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निज़ाम, इसके रूलर को निज़ाम बोला जाता था और वो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन होता था, बहुत अमीर होता था। निज़ाम क्या चाहता था, इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, आज़ाद करना चाहता था अपनी प्रिंसली स्टेट को, तो इसलिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आया इंडिया के साथ नवंबर 1947 को। एक साल के अंदर क्या चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी इंडियन गवर्नमेंट के साथ। वो रेडी नहीं था इंडिया में मर्ज होने के लिए, तो उसी टाइम पर मूवमेंट चली हैदराबाद स्टेट में, किसके अगेंस्ट, निज़ाम रूल के अगेंस्ट। बहुत ज़्यादा फोर्स गैदर होने लगी, प्रोटेस्ट होने लगे। प्रेजेंट्स थे तेलंगाना रीजन के, वो भी निज़ाम के ओप्रेसिव रूल को फेस कर चुके थे। तो वो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो ओप्रेसिव था, उनको डोमिनेट करता था, उन पर अत्याचार करता था और उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठानी स्टार्ट की। वुमेंस भी फेस कर रही थी इसके ऑपरेशन को, वो भी मूवमेंट्स को ज्वाइन कर रही थी। तो हैदराबाद टाउन है वो नर्व सेंटर बन गया इस मूवमेंट का। तो बहुत सारी मूवमेंट निज़ाम के ख़िलाफ़ होने लगी। कम्युनिस्ट थे और हैदराबाद कांग्रेस थी, वो इस मूवमेंट को चला रही थी, उसकी देखरेख कर रही थी। तो निज़ाम रिस्पॉन्ड करता है, पैरामिलिट्री फोर्स ले आता है जिनको रज़ाकार्स बोला जाता था। तो जो कम्युनल नेचर था रज़ाकार्स का, की कोई बाउंडेंस नहीं रहती, बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होती है, किलिंग्स होती हैं, मर्डर होते हैं, रेप होते हैं, लूटते हैं और नॉन मुस्लिम्स को टारगेट कर रहे थे। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऑर्डर देना पड़ा, उन्होंने भी अपनी आर्मी भेजी सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो फाइनली सितंबर 1948 में क्या हुआ, इंडियन आर्मी तो फाइनली सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने कंट्रोल कर लिया निज़ाम की फोर्सेस पर और कुछ दिनों के बाद निज़ाम ने सरेंडर कर लिया और इससे उसने हैदराबाद एसेशन और इसी के साथ ही हैदराबाद इंडिया में मर्ज हो गया। अब देखते हैं मणिपुर की स्टोरी। मणिपुर ने क्या किया, तो महाराजा थे मणिपुर के बोध चंद्र सिंह, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि इंटरनल ऑटोनॉमी है वो मेंटेन रहेगी, वो अपने इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन कर सकती हैं। तो पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में महाराजा ने इलेक्शन
इलेक्शन कराने पड़े मणिपुर में। जून 1948 में उसने इलेक्शन कराए और स्टेट क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। मोनार्की तो थी लेकिन साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। तो इससे मणिपुर क्या बन गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया बन गया जिसने इलेक्शन किए किस पर, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पर। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी मणिपुर की वो नहीं चाहती थी मर्ज होना, तो स्टेट कांग्रेस थी वो मर्ज होना चाहती थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपोज करती थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सक्सीड हो गई प्रेशराइज करने में महाराजा को और साइन किया मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। सितंबर 1949 में मणिपुर मर्ज हो गया था इंडिया के साथ विदाउट कंसल्टिंग द पॉपुलरली इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर, यानी उसे कोई कंसल्ट नहीं किया और मणिपुर को अपना हिस्सा बना लिया। बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी ऐसा वाला वातावरण वहाँ पर हो गया। अब जैसे ही इंटीग्रेशन हो गया प्रिंसली स्टेट्स का, अब इनको रीऑर्गेनाइज भी करना था, बाउंड्री भी क्रिएट करनी थी। तो द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इसी के साथ ये नेशन बिल्डिंग का प्रोसीजर ख़त्म नहीं होता। अब चैलेंज क्या था, ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्री भी तो बनानी थी। दिस वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रोन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरैलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो ये मैटर नहीं था कि बस एडमिनिस्ट्रेशन का मैटर है कि इसको डिवाइड कर दो, बल्कि क्या करना था, इस तरह बाउंड्री क्रिएट करनी थी, इस तरह ड्रॉ करनी थी कि जो भारत की लिंग्विस्टिक है, जो लैंग्वेजेस के आधार पर जो डाइवर्सिटी है, जो प्लूरैलिटी है कल्चर की, तो वो भी रिफ्लेक्ट करती रहे, किसी के दबे ना। किसी का ये नहीं है कि एक लैंग्वेज को हम डोमिनेट करेंगे, एक कल्चर को डोमिनेट करेंगे, बल्कि सभी को समान इक्वल राइट्स मिले और सबका ही कल्चर, सबका ही ट्रेडिशन या रिफ्लेक्ट करें। तो ये बाउंड्रीज ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल के टाइम पर ही ऐसे अपनी मर्जी से ही बना दी थी। तो अब क्या थी, फिर से क्रिएट करनी थी। नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने भी इस रिजेक्ट किया था कि ये तो ऐसे ही आर्टिफिशियल डिवीज़न कर रखी है ब्रिटिशर्स ने, हम क्या करेंगे, हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल अपनाएंगे और फिर से इनका रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो नागपुर सेशन था कांग्रेस का 1920 में, यहाँ पर भी इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज़ किया गया था और इस मुद्दे पर बात की गई थी कि रीऑर्गेनाइजेशन होगा। सारी प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ थी वो क्रिएट की गई थी इस लिंग्विस्टिक जोन से ही, जो ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को फॉलो नहीं करती थी। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, लेकिन ये सारी पहले की बात है, पहले ऐसे सोचा था। अब भाई पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें थोड़ी बदल गई थी। क्या बदली थी, हमारे लीडर थे वो डर रहे थे, वो सोच रहे थे कि अगर स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर अगर स्टेट्स बना दिए गए तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होगी, डिसइंटीग्रेशन होगी। क्या होगा, लोग अलग भागने की डिमांड करेंगे। उधर पार्टीशन की तरह ही कहीं राइट्स ना हो जाएं, कहीं दंगे ना हो जाएं, कहीं लड़ाई झगड़े ना हो जाएं। इसलिए हमारे इंडियन लीडर्स थे वो डर रहे थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अभी इसको पोस्टपोन कर दो, आगे के लिए इसको भेज दो, अभी इस पर हम कोई फैसला नहीं लेंगे। घाव भी नहीं भरे, अभी ताज़ा हैं, तो एक और घाव हम अपने ऊपर लेके आएंगे तो प्रॉब्लम तो फेस होगी। ऐसे हमारे इंडियन मूवमेंट के लीडर्स क्या कर रहे थे, ऐसा वो मान रहे थे। तो ये डिसीज़न उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में, जो कि पुराना मद्रास प्रोविंस था, वहाँ पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल रहते थे। वो प्रोटेस्ट करते हैं जहाँ जो आज का तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पार्ट है, केरला और कर्नाटका। ये सारा पहले क्या था, मद्रास प्रोविंस थी। विशाल आंध्र मूवमेंट चलती है, इसलिए मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्रा, विशाल आंध्रा मूवमेंट चलता है कि हमारा नया आंध्र प्रदेश बनाया जाए तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए। मद्रास में नहीं रहेंगे, हमारा अलग स्टेट बना दिया जाए। पोती श्रीरामुलु एक कांग्रेस लीडर थे और जिनको गांधीयन भी बोला जाता है, वो इनडेफिनेट फास्ट पर चले गए। 86 डेज़ के बाद उनके डेथ हो जाती है। दिस क्योस्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्रा रीजन। तो उस वजह से उस एरिया में क्या हो जाता है, अनरेस्ट फैल जाता है, वायलेंस होता है। पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक टू द स्ट्रीट्स, मैनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। तो लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, फायरिंग होने लग जाती है, बहुत सारे अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि फॉर्मेशन की जाएगी, अनाउंस करते हैं कि आंध्र स्टेट बनाया जाएगा। कब अनाउंस करते हुए, दिसंबर 1952 को। 1 नवंबर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है। तो यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद ये सारी स्टेट बन चुकी थी। ये देखो, प्रिंसली स्टेट्स मर्ज हो गई थी इंडिया में।
अब दूसरे लोग भी बोल रहे थे हमारे भी स्टेट बनाओ, हमारी इस लैंग्वेज का स्टेट बनाओ। दिस स्ट्रगल्स फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू अपॉइंटेड ए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इन 1953। 1956 में ये एक्ट पास किया गया, लेड टू द क्रिएशन ऑफ, जिससे 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाए गए और लोगों की आकांक्षाओं को फुलफिल किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ये हेड थे, फर्स्ट था जस्टिन फजल अली जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज था, सेकंड KM पनिकर, थर्ड HN कुंजरू। ये भी याद रखना। लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या होगा, इन डेंजर होगी हमारे देश के एकता को खतरा होगा, लोगों में क्या होगा, आपसी मनमुटाव होगा, ऐसा माना गया। लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं वो सेपरेटिज्म ले आएंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे उन नेशन पर, लेकिन फाइनली डिसाइड किया गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाएंगे। ऐसी आशा रखी गई कि डिवीज़न और जो सेपरेटिज्म की जो भावनाएं हैं लोगों के मन में, ये भी कम हो जाएंगी। अब 50 सालों से ज़्यादा हो गया जब से ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाई हैं। इस इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि इस हमारी भारत की जो यूनिटी है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो यही चैप्टर था, ये आप पैराग्राफ है ये रीड कर लेना। ये कौन से स्टेट कब बने थे ये भी सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर रीड करना और याद भी करना कि कौन सा स्टेट किस ईयर में बना था, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इंडियन पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर था, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, कुछ इशू है, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।